जिस रात अय्यर अंकल और पोपट अंकल पे भूत ने हमला किया, उसके बाद हम घर जाकर सो गए। फिर मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने किचन में गया। तभी मैंने देखा कि वही भूतनी स्केलेटन लेके जा रही थी। और डर के मारे मेरे हाथ से पानी का ग्लास गिर गया और उस आवाज से भूतनी चौंक गई और वो डर के मारे तैयब अंकल के विंग में घुस गई। और तभी मैंने देखा कि भूतनी ने साड़ी के अंदर जीन्स पहनी थी। मैंने बाहर आकर पापा, मम्मी और दादाजी को बताया कि मैंने भूतनी को देखा है, मुझे नीचे जाने दो। लेकिन कोई मुझे नीचे जाने नहीं दे रहा था। नीचे। अरे हाँ भाई, कहीं जाने की जरूरत है, चुपचाप सो जा इधर, चल। अरे पर बेटा तभी मालूम नहीं था ना कि भाई ये भूतनी नहीं, बाकी जीन्स वाली कोई लड़की है। हाँ। लेकिन उसी रात मैंने फैसला कर दिया था कि मैं इस भूतनी का राज खोल के रहूंगा। इस भूतनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मेरे पास कोई सबूत ही नहीं थे। उसके दूसरे दिन स्कूल से वापस आते समय जहाँ पर पोपट अंकल पे स्केलेटन गिरा था, उसके एग्जैक्टली ऊपर पेड़ पे पुल्ली और तार लगे हुए थे जो पोपट अंकल पे स्केलेटन फेंकने के लिए इस्तेमाल हुए थे। मेरे ऊपर गिरा और आकर मुझसे लिपट गया। और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एकदम गायब हो गया। देवा। पर इतने सबूत काफी नहीं थे। क्या हो गया टप्पू? तो रुक क्यों गया? हाँ। फिर मुझे याद आया कि कल रात भूतनी तैयब अंकल के विंग में गई थी, इसीलिए मैं दौड़ के तैयब अंकल के विंग में गया। चलो फ्रेंड्स। क्या हुआ? कहाँ पर? पर वहाँ पर ताला लगा हुआ था। गोली, बैग पकड़। अरे क्या हुआ? फिर जब बाहर आकर मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की। अरे टप्पू क्या कर रहा है? तो वहां पर मुझे बहुत सारे जले हुए सिगरेट के टुकड़े मिले। अरे अब तो बोल क्या हुआ? फ्रेंड्स, बात ये कि उसके एक दिन पहले एक मीटर रीडिंग वाला आया था। उन्होंने हमें बताया कि तैयब अंकल के घर का मीटर चालू है। और ये 002 किसका है? वो तैयब अंकल का है। लेकिन अंकल वहाँ पर तो कोई नहीं रहता। लेकिन मीटर तो चालू बता रहा है। नहीं अंकल, वो फ्लैट तो 6 महीने से बंद है। ऐसा? शायद मीटर बिगड़ गया होगा। पर मुझे डाउट था, इसीलिए मैंने एक इलेक्ट्रिशियन अंकल को बुलाया। मैंने वो अंकल से पूछा कि ये मीटर चालू है कि बिगड़ा हुआ है, पर उन्होंने कहा नहीं, मीटर बिगड़ा नहीं है, चालू है। अच्छा। और तब मेरा शक यकीन में बदल गया। फिर हम रीटा दीदी के पास गए और हमने पूरी कहानी उन्हें बताई। आइडिया। तो उन्होंने हमें एक छोटा सा कैमरा दिया। ये रहा वो कैमरा टप्पू, जो हम हमारे दरवाजे पे फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उन पर नजर रख सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। राइट? जिस रात तांत्रिक बाबा आए थे, उसी रात आप सबके आने से पहले हमने वो कैमरा रीटा दीदी के घर के बाहर लगा दिया, ताकि भूतनी गैंग का अगला प्लान क्या है, चलो वो हमें पता चल सके। और उस रात हम सब भूतनी के डर से यहाँ आ गए थे। तुम सब मरोगे। और
के दरवाजे से रीटा दीदी के घर गए। रीटा दीदी टीवी ऑन करो। हाँ। अच्छा, टप्पू अभी जाकर सबको सच सच बता देते हैं और इन झूठे भूतों को पकड़वाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, अभी नहीं। इनको तो कल पुलिस से रंगे हाथ पकड़वाएंगे। अच्छा, बच्चे उधर गए थे मतलब। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम सबने क्या रिकॉर्ड किया है। कमाल हो गया, सब डर के भाग गए। हाँ बॉस, सारे के सारे डर कर क्लब हाउस भाग गए। सानिया, तुमने तो एकदम कमाल कर दिया भाई। ए टप्पू टप्पू, ये इनके हाथ में सब क्या है? वेल डन, वेल डन। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अरे भीड़ अंकल, ये सब वही वायरल की बोले जिसके सारे वो भूतनी पेड़ पे लटकी थी। हम सबके ऊपर से उड़ के गई थी। लेकिन आत्माराम, ये तार और केबल हमको क्यों नहीं दिखाई दिए? कैसे दिखता है यार? अरे उस वक्त बिजली तो चली गई थी। और डर के मारे इन चीजों पर ध्यान ही नहीं गया हम लोग का। तभी मैं सोचूं कि न्यूटन्स लॉ रॉन्ग कैसे हो सकता है। इन बदमाशों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इनके खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में ऐसा आर्टिकल लिखूंगा ना कि इनको अपनी नानी याद आ जाएगी। देखो, कल भी हमें इन लोगों को इस तरह डराना है ताकि हम हमारी नशीली दवा बाहर जाके सप्लाई कर सके। निर्लज्ज मानस है। कल इन्हें कैसे डराते हैं उसका प्लान करते हैं। अंदर आ जाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। एक वो सानिया है जो अपने देश का नाम रोशन कर रही है, और एक ये सानिया है जो अपने देश वालों को डरा रही है। कितने शर्म की बात है, लेकिन कितनी गर्व की बात है जो इस टप्पू सेना ने करके दिखाया। बच्चों, तुमने जो किया है वो समझदारी और बहादुरी की एक अनूठी मिसाल है। क्या बात है। टप्पू पहले बचपन से ऐसा ही है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये ऐलान करता हूं कि आने वाले गणेशोत्सव में पूरी टप्पू सेना का गो वी पू यानी कि गोकुलधाम वीरता पुरस्कार देके गौरव किया जाएगा। ये क्या बात है, वेरी गुड टप्पू, क्या बात है जीजू। अरे सुनो 3 cheers for टप्पू सेना। हिप 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 हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा स्टूडियो से, जहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज। पिछले कुछ दिनों से गोकुलधाम सोसाइटी पे मंडरा रहा था एक खतरनाक भूतनी का साया, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। वहां से पकड़ा गया नशीली दवाओं को सप्लाई करने वाले लोगों का एक खतरनाक गैंग, जो कि गोकुलधाम सोसाइटी के एक फ्लैट में चोरी छुपे रह रहा था, और वो वहां से सप्लाई करते थे कुछ नशीली दवाएं। मुंबई पुलिस ने इस गैंग को पूरे 1.5 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। इन लोगों ने पूछताछ के दौरान बताया कि गोकुलधाम सोसाइटी का फ्लैट चुनने का कारण था कि गोकुलधाम सोसाइटी चेक नाका के बेहद करीब है, और वहां से इन्हें स्मगलिंग यानी कि दवाइयों की तस्करी करने में बेहद आसानी हुई। और अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए इस गैंग ने गोकुलधाम सोसाइटी में भूतनी का खौफ फैलाना शुरू किया, ताकि इस भूतनी के नाम से गोकुलधाम निवासी डर जाएं और रात होते ही अपने अपने घरों में चले जाएं। इन्होंने सोसाइटी के कई लोगों को अपना शिकार बनाया, जिनमें से मुख्य थे सोसाइटी के सदस्य श्री जेठालाल गड़ा, उनके पिता श्री चंपकलाल गड़ा, सोसाइटी के माननीय सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, पत्रकार पोपटलाल और साइंटिस्ट
श्री कृष्णन अय्यर। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपना खौफ बढ़ाने के लिए अपनी नकली भूतनी को हवा तक में उड़ा दी। इस हैरानी और परेशानी भरे माहौल में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा समझदारी और बहादुरी दिखाई वो थी गोकुलधाम सोसाइटी की टप्पू सेना। टप्पू सेना को यह आशंका हो गई कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए उन्होंने तैयब टेलर के घर पर अपनी नजर रखनी शुरू कर दी। टप्पू सेना ने हमारी कल तक चैनल से संपर्क किया और मैंने यानी कि आपकी रीटा रिपोर्टर ने टप्पू सेना के साथ मिलकर उस भूत पर स्टिंग ऑपरेशन किया और पूरी सच्चाई हम लोगों के सामने आ गई कि किस तरह से इस गैंग ने फिल्मों में स्टंट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान का प्रयोग करके हवा में उड़ने का ढोंग रचाया और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में अपना खौफ फैलाया। लेकिन अब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी से ये डर का साया हमेशा के लिए हट चुका है। ये खौफ टल चुका है क्योंकि टप्पू सेना ने बहुत ही बहादुरी, समझदारी और सूझबूझ के साथ इस गैंग का सच सबके सामने लाया है। और इतना ही नहीं, अब टप्पू सेना की वजह से पूरे देश के बच्चों के सामने ये मिसाल खड़ी हो गई है कि डर का सामना हमेशा डट के किया जाए तो डर खुद ब खुद भाग जाता है। कल तक के दर्शकों के लिए खास चेतावनी, अगर आपकी सोसाइटी या आसपास के किसी भी इलाके में कोई खाली फ्लैट हो और वहां पर आपको कोई संदेहजनक हरकत होती दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक स्टूडियो से लाइव। अरे जेठालाल, तुम कब आए? अरे भाई मैं तो दुकान जा रहा था, बाहर तक आपका ऑर्केस्ट्रा की आवाज आ रही थी तो मैंने बोला जरा देखो क्या चल क्या रहा है, गाना वाना है। अरे भाई तो फिर यहाँ आके देखो ना, आ जाओ। अरे नहीं भाई, मुझे तो दुकान जाना बहुत काम है भाई, आप चालू रखो अपना रोमांटिक मोड। अरे जेठालाल सुनो सुनो एक मिनट। क्या जेठालाल यार, काय का रोमांस और काय का रोमांटिक मूड। असल में आर्टिकल लिख रहा था और आर्टिकल लिखना था मोहब्बत पे, रोमांस पे, और वो फील नहीं आ रहा था यार। मैंने कहा मूड बनाने के लिए क्या किया जाए, तो मैंने कहा इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता, कुछ रोमांस के गाने गाया जाए तो मूड अपने आप बन जाएगा। बराबर इसीलिए गा रहा था। अच्छा, यानी आप आर्टिकल लिख रहे थे इसलिए रोमांटिक गाने गा रहे थे और मैं बेवकूफ ये समझ रही थी कि ये सब गाने आप मेरे लिए गा रहे हो। अंजलि अंजलि अंजलि, तो तुम्हारे लिए तो गा रहा था, और किसके लिए गा रहा था मैं? अंजलि समझने की कोशिश तो करो। बस तारक, अब मैं सब समझ चुकी हूँ। मुझे तो चूहिया बना दिया है, चूहिया। चूहिया? चूहिया? हाँ जेठा भाई, चूहिया। आपको पता है, कभी भी किसी भी विषय पर कुछ भी लिखना हो तो सारी चीजों के एक्सपेरिमेंट अंजलि मेहता पे किए जाते हैं। हुई ना चूहिया? अंजलि ऐसा नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज तारक, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सी अंजलि सुनो, अंजलि। चूहिया? अंजलि अंजलि अंजलि। मैं तो साहब अपना भाभी को चूहिया बनाए, ये तो बहुत गलत करते हो आप। जेठालाल, ये जो कुछ हुआ है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? अरे जो कुछ किया तुम्ही ने किया है जेठालाल। अरे मैं तो अच्छा भला रोमांटिक गाने गा रहा था, उसी वक्त आ गए। और चलो आ गए तो पूछने की क्या जरूरत थी कि मेहता साहब आज बड़े रोमांटिक मूड में क्यों हो? पूछ लिया ना तुमने गलत सवाल, और गलत सवाल में मैं झोंक झोंक में सही जवाब दे गया। ना तो तुम सवाल पूछते, ना मैं जवाब देता, और ना ये चुहिया बीच में। मेरा मतलब ये बात होती। सॉरी। एक काम करो, भाभी जी को मनाने के लिए मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या मतलब? अरे भाई वो फिल्मों में नहीं दिखाते, वो प्रेमिका रूठ जाती है तो प्रेमी वो लेकर जाते हैं ना उधर, वो खाना खाने के लिए जब मोमबत्ती जलती है आज, कैंडल लाइट डिनर। हाँ वो फटाफट बन जाएगी। इट्स अ गुड आइडिया। हाँ थैंक यू। अच्छा मेरे थैंक यू। अंजलि, मैं क्या कर रहा था कि बहुत दिनों से हम किसी कैंडल लाइट डिनर पे नहीं गए, तो क्यों ना हमारे उसी रेस्टोरेंट में चलें, फिर से एक बार पुरानी यादें ताज़ा करें, वही कैंडल लाइट डिनर फिर से करें। अंजलि भाभी ऐसे करके ना मत बोलो, ऐसा करके हाँ बोलो। हंसे 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 मतलब हाँ हाँ। आप जाइए दोनों आ जाइए। थैंक यू मिस्टर तारक मेहता। थैंक यू अंजलि भाभी। हाँ जी, मैं यूँ कहिए। आपके लिए कुरियर है।
लेके आए हो भाई? इतना बड़ा गिफ्ट? हाँ भाई वाह। भूत के खौफ से गोकुलधाम सोसाइटी को छुटकारा मिल गया, खौफ के बादल छट गए हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है, लेकिन अंत भला तो सब भला। जिंदगी में मौसम बदलते रहते हैं, कभी दुख का मौसम, कभी सुख का मौसम, कभी डर का मौसम, लेकिन मौसम कभी भी ठहरते नहीं है। वैसे मौसमों से मुझे याद आया कि इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है। आज बारिश भी बड़ी मजेदार हो रही थी, मैं भी बड़े रोमांटिक मूड में था और अंजलि के साथ कुछ गाने वाने गा रहा था कि अचानक बदलते मौसम में एक चीज मेरे घर के दरवाजे पे इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स कोरियर से, जो मैं भी नहीं जानता कि किसने भेजा है। एक अनजान चाहने वाले ने, एक चाहक ने भेजा है मुझे ऐसा कुछ जो कोई नहीं जानता कि वो है क्या, और ये भी कोई नहीं जानता कि वो भेजा किसने है। इस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि इस बॉक्स में से क्या निकलेगा। खुशियां निकलेगी, गम निकलेंगे, खौफ निकलेगा, डर निकलेगा या कुछ और निकलेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि इसमें से जो निकलेगा कहीं वो मेरी बैंड ना बजा दे। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि ये भेजा किसने है। ये जो अनजान चाहने वाले होते हैं ना, ये घास के ढेर में छुपी सुई की तरह होते हैं, मिलते तो नहीं लेकिन चुप जरूर जाते हैं। आज सुबह से बहुत गड़बड़ हो रही है, अब पता नहीं कि नई गड़बड़ क्या होने वाली है। इस बॉक्स में क्या है मैं ये नहीं जानता, लेकिन एक चीज जरूर जानता हूं कि आपके लिए तय है कि इस बॉक्स में से निकलेंगे बहुत सारे ठहाके, इतने ठहाके कि आप कहेंगे भाई तारक मेहता का जवाब नहीं। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इतना बड़ा गिफ्ट? भाई वाह। किसने भेजा होगा? थैंक यू। पता नहीं। मेहता साहब आप भी ये टीवी पे भी आप किसी और से मंगाने लगे क्या? जेठालाल कैसी बातें करते हो? अगर इस घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आएगा तो वो तुम्हारी दुकान से आएगा। तो फिर ये क्या है? देखते हैं क्या देखते हैं भाई है क्या बड़ा। अरे इसमें तो एक और बॉक्स है भाई, इसको जरा उधर करो अंजलि, इसमें देखें क्या है। अरे बाप रे, एक और बॉक्स आ गया इसके अंदर। भाई कमाल किया जिसने भी किया है। क्या भेजा है? अरे ओ इसमें भी एक बॉक्स। अरे ये तो लगता है किसी बॉक्स बनाने वाले ने भेजा है कि हम लोग ऐसे अलग अलग टाइप के बॉक्स बनाते हैं, जो भी साइज की आपको जरूरत पड़े ऑर्डर दे देना। लेकिन आपका बॉक्स की क्या जरूरत पड़ सकती है? भाई उसे लगा होगा किताबें रख दूंगा इन बॉक्सेस में। अरे खोल दिया भाई। एक तो औरतों को गिफ्ट देखने की इतनी चाहत होती है ना। बॉक्स के अंदर गिफ्ट। देखते हैं भाई इसमें क्या देखो तारा, भेजा क्या है? है? किसी ने, देखते हैं क्या भेजा। अरे क्या है भाई, इसमें तो किसी ने हमारे लिए बड़ा खूबसूरत सा पेन भेजा है। अच्छा, किसने भेजा है पेन? नाम वाम तो कुछ नहीं लिखा, सिर्फ आई लव यू लिखा हुआ है। आई लव यू? ये आई लव यू लिख के किसने पेन भेजा आपको? भाई मुझे क्या मालूम, तुम्हारे सामने कोरियर आया, तुम्हारे सामने मैंने बॉक्सेस खोले, उसमें से पेन निकला, कहीं लिखा हुआ नहीं है किसने भेजा है। ऐसे कैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? अब जिसने पेन भेजा आई लव यू लिख के, उस इंसान को आप तो जानते होंगे ना? अरे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो अंजलि? किसी फैन ने भेज दिया होगा। नहीं, किसी फैन ने भेज दिया होगा वो बात ठीक है, पर मुझे इस भेजने वाली का नाम और पता चाहिए बस। What do you mean by भेजने वाली? मेरे फैंस बहुत सारे हैं जिसमें मर्द भी हैं बच्चे भी हैं। कैसे साबित हुआ कि ये पेन भेजने वाली कोई लड़की है? भेजने वाली जिस तरह से ये गिफ्ट पैक करके भेजा है ना, उससे साबित होता है कि भेजने वाली है। आई लव यू लिख के कौन भेजेगा आपको? अंजलि कैसी बातें कर रही हो यार अंजलि, तुम खाम का मुझ पे तुम शक कर रही हो अंजलि। देखिए तारक, मुझे आप पर शक नहीं है। ओहो, भाभी जी को पूरा यकीन है? नहीं जेठा भाई, मुझे यकीन भी नहीं है। अच्छा, तो शक और यकीन के बीच का शकीन, भाभी जी को पूरा शकीन है। पूरी हिंदी की वर्णमाला में शकीन जैसा कोई शब्द नहीं है। शकुनी। एक मिनट तारक, देखिए ना, मुझे ये सिर्फ नाम और पता बता दीजिए ना, क्यों इतनी जिद कर रहे हैं आप? अंजलि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं भाई, तुम्हारे सामने कोरियर आया है, उसमें से एक पेन निकला है और ये किसी लड़की ने भेजा है, साबित नहीं होता। मुझे क्या मालूम किसने भेजा है? तारक देखिए, आई लव यू लिख के कोई भी लड़का पेन नहीं भेजेगा। अंजलि मुझे क्या पता किसने भेजा, सारे डब्बे सामने हैं। क्या कहां अंजलि भाभी छोड़िए ना, जिसने भी भेजा है आपका तो फायदा हो गया ना, एक घर में पेन तो आ गई। एक मिनट जेठा भाई, पेन तो आया है पर साथ में आई लव यू लाया है। चलो ओके, चलो मानते हैं किसी लड़की ने भेजा है, तो भी टेंशन की कोई बात नहीं। उसने खाली पेन ही भेजा है ना, अगर वो पेन भेजने वाली लड़की खुद इधर आ जाए ना तो टेंशन की बात है। पर
पर जेठा भाई आप समझो। अंजलि भाभी एक मिनट, एक काम कीजिए, मुझे दुकान जाना है, कब गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास चाय पिलाएंगे? हाँ? तो क्या फिर मैं निकलूं चाय पी के? जी, लेकिन तारक, कोई भी फैन इस तरह पेन नहीं भेजता। चलो भेज दिया भाभी जी को अंदर। अब बताओ कौन है आई लव यू वाली? क्या मतलब कौन है आई लव यू वाली? जेठालाल, मेरी शक्ल ध्यान से देखो, क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं? हाँ बोल रहे हो? अच्छा, तुम्हारी निगाह में ऐसा का मतलब कैसा लगता हूं? चालू। जेठालाल, क्या मेहता साहब आप तो सीरियस हो गए? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। पता नहीं यार किसने भेजा होगा ये पेन। अरे अभी तक इस्त्री ठीक नहीं हुई? जाइए ना, इस्त्री वाले को दिखा कर आइए ना एक बार। माधवी, इस्त्री वाला नहीं, इलेक्ट्रिशियन बोलो। हाँ हाँ, तेस्ते। अरे तेस्ते का है तेस्ते। और वैसे भी माधवी, घर के छोटे छोटे काम ना खुद ही करने चाहिए। और क्या है तुम्हें? और साथ ट्यूबलाइट चेंज करने के लिए लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, और आप हो के। माधवी, आजकल लोगों को ना इजी लाइफ चाहिए, किसी को मेहनत नहीं करनी। अरे आपके जमाने में क्या होता था? हमारे जमाने में हम सब काम अपने आप करते थे, चाहे वो साइकिल की सर्विसिंग करानी हो, या दरवाजे की कड़ी ठीक करनी हो, या नल का वॉइसर चेंज करना हो, या फिर ये इस्त्री ठीक करनी हो। क्यों, पिछली बार सीडी प्लेयर किसने ठीक किया था? हाँ हाँ, आपने ही तो किया था। जैसे ही प्लेयर में सीडी डाली, सर करके सुदर्शन चक्र की तरह सीडी बाहर उड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। याद है ना? वो पिछली बार जो मैंने मिक्सर ठीक किया था, वो तुम्हें याद है कि नहीं? अरे वो कैसे भूल सकती हूँ? उसकी आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। जैसे ही मिक्सर स्टार्ट करती थी, ट्रैक्टर की तरह आवाज आती थी। वो तो मैं एक बेरिंग डालना भूल गया था इसलिए, लेकिन बाद में ठीक हुआ कि नहीं? हाँ, वो दुकानदार के मेहरबानी से। और दुकानदार के पास कौन लेके गया था? मैं ही लेके गया था ना। और 8 दिन पहले वो बस बस वो सब छोड़िए, ये जरा राखी कुरियर करके आइए ना। ओहो, तो ये मुद्दा है, राखी कुरियर करने के लिए मुझे भेजना है। हाँ, अरे कमाल है तुमची, एक लौता भाई है मेरा, साल भर में एक राखी नहीं भेज सकती उसको? नहीं नहीं, बिल्कुल भेजो, मना कौन कर रहा है? बस 1 मिनट, मेरा ये हो ही गया है, मैं चालू करता हूँ। हाँ, ये 2 मिनिट का काम है, देखो। झालं? हाँ झालं। अभी भी शौक लग रहा है। अहो सांभाळून, ऐकू नका माझं, अजिबात ऐकू नका। लगता है इसमें कुछ बड़ा फॉल्ट है, शायद कार्बन रिप्लेस करना पड़ेगा। तुम ठीक कहती हो, मैं किसी इस्त्री वाले को दिखाकर लेके आता हूँ। इलेक्ट्रिशियन ना? वो राखी कुरियर करनी है ना? हाँ, जरा लवकर। हाँ वाह अंजलि भाभी, मजा आ गया। मस्त चाय थी। थैंक यू। चलो मेहता साहब, चलता हूँ। हाँ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। नजर से नजर मिला के बात करो। क्या चक्कर क्या है? चक्कर? कैसा चक्कर जेठालाल? कौन सा चक्कर? कोई चक्कर वक्कर नहीं है। सुबह सुबह रोमांटिक गाना गा रहे थे, वो भी अपनी बीवी के साथ। फिर आता है आई लव यू लिखा हुआ पेन, जो आपके कहने के मुताबिक बेचता है कोई फैन। क्या बात क्या है? कोई पुराना चक्कर? जेठालाल, तुम मुझे कितने सालों से जानते हो भाई? कोई ऐसा चक्कर वक्कर नहीं है भाई। और आप तो सीरियस हो गए। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई। चलो ओके बाय। क्या देख रहा था, मेरे पलटते ही आपके चेहरे का रंग तो नहीं पलटा? वाह वाह वाह, अरे पुराने जमाने के गाने, मतलब पुराने जमाने के गाने। बोलो, पुराने जमाने को याद किया तो उस जमाने का आदमी भी दिख गया। क्या भिड़े, अबे घर घर जाके इस्त्री करना चालू किया?
जेठालाल इस्त्री खराब हो गई है इसलिए इसे रिपेयर करवाने जा रहा हूँ। और वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये इस्त्री मैंने तुम्हारे दुकान से ही खरीदी है। अच्छा दिखाओ। हाँ बराबर। हाँ याद आया? याद है। हाँ। लेकिन तुमको याद है ना ये इस्त्री फ्री में मिली थी? फ्री में? वो कैसे? वो तुमने मेरी दुकान से जो वॉशिंग मशीन खरीदा था ना, उसके साथ में फ्री थी। हाँ फिर भी बहुत जल्दी खराब हो गई। अरे भाई तुमने वॉशिंग मशीन खरीदा उसको 10-12 साल हो गए। ये इतने साल चली हो तुम्हारा नसीब, क्योंकि ये इस्त्री की कंपनी तो तभी बंद हो गई थी, इसीलिए ऐसे फ्री फंड में बांट रहे थे। तो छोड़ो फेंको इसको, थोड़ा खर्चा करके नया इस्त्री ले लो। नहीं जरूरी नहीं है, वो मैंने चेक किया अंदर वो कार्बन खराब हो गया है, तो उसको रिप्लेस कर दूंगा तो और 4-5 साल चलेगी। फिर तुम और इस्त्री दोनों म्यूजियम में। कायते? काय घेऊन टाक नवीन इस्त्री। कशाला जेठालाल, फालतू का खर्चा क्यों करने का? तो फिर मैं बोलता हूँ रिपेयरिंग का भी फालतू खर्चा मत करो। बिना रिपेयरिंग के भी तुम्हारी इस्त्री चलेगी। कैसे? ये इस्त्री को गैस पे गरम करो और फिर कपड़े पे इस्त्री करो। पहले गैस पे, फिर कपड़े पे, गैस पे, कपड़े पे। आत्माराम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर। जेठालाल, तुम किसको ढूंढ रहे हो? नहीं किसी को नहीं। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अरे आइए। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग फिरे भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अय्यर, तुम अपना रुमाल लेना ही भूल गए। कैच इट। हाँ थैंक यू। क्या अय्यर भाई? अप्रतिम कैच बबीता जी। अरे हमारे कैप्टन है भाई। क्या बात है बबीता जी, क्या कैचम कैचे की है आपने। लेकिन बोलना पड़ेगा, अय्यर भाई की अभी उम्र हो गई नहीं, सब चीज भूल जाते हैं। क्या अय्यर भाई, रुमाल जैसे मामूली चीज भूल रहे हैं आप। अरे टप्पू के पापा, अय्यर भाई को कुछ मत कहिए, आप खुद ही कुछ न कुछ भूल ही जाते हैं ना। पता है बबीता जी, एक बार टप्पू के पापा दुकान जाने के लिए निकले तो शर्ट के अंदर बनियान पहनना ही भूल गए थे। और एक बार तो क्या हुआ पता? बस अक्ल ही नहीं है डोबी में, देखती नहीं है दुश्मन छावनी में खड़ा हूँ। काय नहीं भाई, काय नहीं। चलो जय जिनेंद्र। अरे सुनिए, दुकान से आते आते हरी डाई का पैकेट लाना मत भूलना। हरी डाई? जेठालाल, तुम बालों में हरा रंग लगाते हो? नहीं हो तो हेयर डाई को हरी डाई बोलती है भाई। हेयर डाई को हरी डाई? क्यों? क्योंकि वो धार्मिक है ना, भक्तानी है वो, उसके लिए सब कुछ हरी 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 है, इसलिए। अरे नहीं नहीं, क्या भिड़े भाई, क्या है कि जो हेयर डाई का पैकेट है ना वो हरे रंग का है, इसलिए मैं उसको हरी डाई कहती हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है। चलो आज पता तो चला कि तुम्हारे पास भी बालों की शॉर्टेज है। कहाँ? किधर? मतलब काले बालों की शॉर्टेज है। वो तो होगी ना आत्माराम, उम्र ये हो गई है। करेक्ट। वो क्या है, कुदरत का नियम है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना बाल सफेद हो जाता है।
नहीं ऐसे कोई बात नहीं है बबीता जी, हो खाली एक दो कट में क्या थोड़े एकदम बाल सफेद आप टेंशन मत लीजिए। हाँ? चलो ओके। टेंशन मत लेना मतलब वाह जेठालाल ओ आइए आइए वेलकम। क्यों आने में इतनी देर क्यों लगा दी? हाँ वो क्या है, टप्पू के पापा के लिए नाश्ता बना रही थी ना, तो थोड़ी देर हो गई। हाँ और सब त्योहार आ रहे हैं ना, तो मेरे तो ऑर्डर पे ऑर्डर चल रहे थे। That's great. मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस तरह आखिरी बार मिल रहे हैं। क्या? हाँ क्यों ऐसा बोल रहे हो? नहीं देखिए, अब त्योहार आ रहा है तो सब लोग काम में जुट जाएंगे। मतलब हम लोग मिलेंगे, लेकिन इस तरह शांति से गप्पे मारने का टाइम नहीं मिलेगा। जॉनी दया बेन भी? That's true. सही बात है। कोमल भाभी। अंजलि भाभी कहाँ है? हेलो हेलो, तारक है जी? वो तो घर पर नहीं है, पर मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। कहिए क्या काम था? जी मुझे उनसे ही काम था। मतलब आप कौन बोल रही हैं? हेलो हेलो, जीत गया। अरे वाह दया भाभी, ये साड़ी आपने कब ली? एकदम टॉप है। मस्त है। थैंक यू कोमल भाभी, ये मेरे वीरा ने दिया, सुंदर ने। ओहो, और आप लोग मानोगे नहीं, ये साड़ी मेरे वीरा को मुफ्त में मिली है। फ्री? हाँ। अच्छा, ऐसा कैसा? वो पिछली बार मैं अहमदाबाद गई थी ना, तो मेरे वीरा के साथ साड़ी खरीदने के लिए बाजार में गई। तभी एक दुकान में मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, और तब वो दुकान वाला बड़ी बड़ी निंदा मार रहा था। मेरे वीरा को कहने लगा, ये पार्टी है, ले ले ये साड़ी, पूरे अहमदाबाद में ये एक ही पीस है, अगर तुम्हें दूसरा पीस मिला ना तो मुफ्त में दे दूंगा मैं, ले। ओके, क्या बात है। तो आप लोग मानोगे नहीं, मेरे वीरा ने सिर्फ 10 मिनट में शेम टू शेम ऐसी साड़ी उसके सामने रख दी, तो उसको मुझे ये साड़ी मुफ्त में देनी पड़ी। ये काम तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सुंदर भाई कर सकते हैं। राइट? हाँ है, खरा है। मेरा वीरा है ही होशियार। वैसे दया भाभी, सुंदर भाई आ रहे हैं कि नहीं रक्षाबंधन के लिए? हाँ, नहीं, इस बार उसको कुछ काम है ना, तो वो नहीं आएगा। मैं तो उसको राखी भिजवा दूंगी। मैंने तो ऑलरेडी मेरे भाई को भेज दी राखी। वेरी गुड। फटाफट काम है बूढ़े बेट का। अरे वो देखो, अंजलि भाभी आ गई। हाय, खेलोगे? वेलकम वेलकम। अरे क्या हुआ? अंजलि भाभी, क्या हुआ अंजलि भाभी? क्या हुआ अंजलि भाभी? क्या हुआ अंजलि भाभी, बोलिए तो सही। झालो का है? वो अभी तारक के लिए किसी लड़की का फोन आया था। मैंने उस लड़की को उसका नाम पूछा, तो उसने फोन काट दिया। ओके। और पता है आज सुबह क्या हुआ? किसी फैन ने तारक को पेन भेजा, और उस पेन के बॉक्स में आई लव यू लिखा था। क्या?
घर के दरवाजों से मेहमान आते हैं ये तो पता था, लेकिन मुसीबतें डोरबेल बजा के आती है ये नहीं पता था। एक कोरियर वाला लेके आता है आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत। जी हाँ, आपके अपने दोस्त तारक मेहता के घर मुसीबत आई है एक कलम के रूप में। कलम जो लेखक का सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन कलम के साथ लिखा हुआ एक वाक्य आई लव यू जिंदगी में बहुत सारे तूफान खड़े कर सकता है। पेन तक बात थी और आई लव यू की बात थी तो ठीक था, लेकिन उसके बाद एक लड़की का फोन, उसका ये पूछना कि तारक कहाँ है और न मिलने पे फोन काट देना, ये दो चीजें बहुत है विवाहित जिंदगी में तूफान खड़े करने के लिए, एक पत्नी के दिल में शक पैदा करने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि तारक मेहता को ये फोन किया किसने? ये आई लव यू कहने वाला चाहक है कौन? आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? क्या पानी में आग लग सकती है? क्या सूरज शीतलता दे सकता है? मेरे मित्र जेठालाल जो हमेशा मुसीबतों में घिरे रहते थे, लगता है मेरी और उनकी किस्मत बदल गई है। लेकिन इस वक्त सवाल यह है कि सारी सोसाइटी की महिलाओं को पता चल गया है कि तारक मेहता को किसी ने आई लव यू कहा है, कोई फोन कर रहा है और तूफान आने वाला है। मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, मैं नहीं जानता कि ये है कौन, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। एक बात तय है, आई लव यू मुझे किसी ने भी कहा हो, लेकिन हम आपसे कहते हैं वी लव यू। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे बहुत सारे ठहाके। बस ये सोचते रहिएगा कि तारक मेहता की जिंदगी में आखिर कौन आ रहा है। अरे वो देखो अंजलि भाभी आ गई। अंजलि भाभी खेलोगे? वेलकम वेलकम। सुन रहे हो अंजलि भाभी? सुन रहे हो? क्या हुआ अंजलि भाभी? क्या हुआ अंजलि भाभी? वो अभी तारक के लिए किसी लड़की का फोन आया था। मैंने उस लड़की को उसका नाम पूछा तो उसने फोन काट दिया। ओके। और पता है आज सुबह क्या हुआ? किसी फैन ने तारक को पेन भेजा और उस पेन के बॉक्स में आई लव यू लिखा था। क्या? कहीं वो उसी लड़के का फोन तो नहीं था जिसने पेन भेजी थी सुबह? हाँ, मुझे नहीं पता। अंजलि भाभी सुबह उस फैन के बारे में मेहता साहब ने आपसे क्या कहा था? उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि कोई मजाक कर रहा होगा। ऐसे तो हो सकता है। अंजलि भाभी मैं तो कहती हूँ कि शाम को जब मेहता साहब घर पे आए ना तो आप इस बात का खुलासा कर लीजिए। क्या है चेता नर सदा सुखी, मतलब होशियार रहने वाला सदा सुखी रहेगा। एकदम बराबर बात है। भाई ऐसी बातों में चिंगारी भड़क कर कब आग बन जाए, हल्की सी हवा कब तूफान बन जाए पता ही नहीं चलता। अंजलि भाभी कहीं ये छोटा सा आई लव यू आपकी जिंदगी का सवाल न बन जाए। पोपटलाल भाई आप यहाँ कैसे? कहीं आप हमारी बातें छुप छुप के तो नहीं सुन रहे थे ना? अरे नहीं 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 कोमल भाभी, मैं तो ये घर की चाबी देने के लिए आया था। बबीता जी के घर गया तो वहां पर ताला लगा हुआ था। रास्ते में वो रसीला भाभी मिली तो उन्होंने बताया कि पूरी महिला मंडल यहाँ पर जमा हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। आप ये चाबी रखिए, मैं 1 घंटे में आता हूँ। अरे पोपट भाई सुन रहा भी, जब 1 घंटे में आ रहे हो तो फिर चाबी क्यों दे रहे हो? आप अपने पास ही रखो नहीं बाबा। हाँ बराबर है भाई, मैं पत्रकार हूँ, धुनी आदमी हूँ, पहले भी 2 बार चाबी खो चुका हूँ। यहाँ वहाँ मैंने कहीं चाबी छोड़ दी तो अभी दया भाभी ने बताया ना, वो क्या था, चेतो नर सदा सुखी। हाँ। मैं अभी आता हूँ 1 घंटे में मिसल पाव खा के। पोपट भाई हाँ। मैं क्या कहती हूँ कि घर में ही गर्मा गर्म मिसल बना दे, ऐसा कोई ले आइए ना। दया भाभी, इस महंगाई के जमाने में एक आदमी के लिए रसोइये को रखना बहुत महंगा पड़ता है। हाय जॉनी। पोपट भाई मैं रसोई वाली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पेपरमेंट इलाज की बात कर रही हूँ। कौन सा इलाज? पेपरमेंट इलाज मतलब? अरे वो मुश्किल हमेशा के लिए हल हो जाए वैसा इलाज। अच्छा अच्छा, परमानेंट इलाज। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। तो पोपट भाई आप अब शादी कर लो। दया भाभी, आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरे लायक कोई सुलझी हुई और समझदार लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। हाय एवरीवन,
माधवी भाभी, मैं आपके घर गई थी। एक्चुअली मुझे भिड़े भाई को ये सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक देना था, पर घर पे कोई नहीं था। आप दे देंगी प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल। ये रीटा एकदम सही वक्त पर आई है। पोपट भाई, ये रीटा भी आपकी तरह समाचार देने का ही काम करती है, तो उसके साथ ही जोड़ी जमा लीजिए ना। नहीं, I mean no, never, it's impossible. अरे नेवर फेवर, मैंने कहा हाँ बोला। मेरे लिए भी तुम कैंसल ही हो, और वैसे भी तुम मीडिया वाले एक नंबर के इर्रिस्पॉन्सिबल होते हो। ए हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हाँ, गैर जिम्मेदार, कहीं भी जाकर कुछ भी बोलते हो। आप लोगों का क्या ख्याल है, बारिश में खड्डे क्यों गिरते हैं? भाई खड्डे बारिश में नहीं गिरेंगे तो क्या धूप में गिरेंगे? अच्छा, और तुम लोग क्या करते हो? हमारी आज की दिखाई खबर को शब्द फेर कर अपने न्यूज़पेपर में छाप देते हो। बासी खबर बताते हो तुम लोगों को। बकवास, हर न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। आजकल पशु पक्षियों की लव स्टोरी दिखाते हैं टीवी के ऊपर। अच्छा जी, और तुम्हारे तूफान एक्सप्रेस ने आज तक क्या कर दिया? कौन से तूफान ले आया वो देश में? अरे मैं खुद एक तूफान हूँ, मुझे किसी एक्सप्रेस की जरूरत नहीं है। अपना काम हम आता नहीं है, इंटरव्यू हो जाता है। तूफान हूँ, मुझे कोई एक्सप्रेस की जरूरत नहीं है। अपना काम हम आता शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और दया भाभी, आपको एक बात बताऊं, अगर ये पत्रकार पोपटलाल इस दुनिया का आखिरी लड़का भी हुआ ना, तो भी मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। इससे अच्छा तो मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह लूंगी, कुंवारी रह लूंगी, कुंवारी रह लूंगी, कुंवारी रह लूंगी, कुंवारी रह लूंगी। ये देखो, पत्रकार पोपटलाल का सबके सामने इस तरह से इंसल्ट, मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे चलो चलो, तुम क्या दुनिया हिलाओगे? खुद तो हवा के झोंके के साथ हिलते रहते हो। पोपट भाई देखिए, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। दया भाभी, आप इतना बोल रही है ना, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना जिनके दिमाग में राय भरी है ना, वो भी सुन ले कि मेरी पसंद कितनी ऊंची है। अरे बड़े आए ऊंची पसंद वाले, खुद को देखा है कभी आईने में? तुम भी कभी मेरी चॉइस नहीं हो सकते हो। ये बदतमीजी से बात मत करो, तमीज से बात करो। मैं रेस्पेक्टेड पत्रकार पोपटलाल हूँ। हाँ, इस तरह से बात करोगी ना तो गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकाल दूंगा मैं। हाँ। अरे भाभी, हमेशा एक मिनट। ओके पोपट भाई, आप हमें बताइए कि आपको कैसी लड़की अच्छी लगती है? मुझे बबीता जी, ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी भावनाओं को समझे, जो पढ़ी लिखी हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, खाना बनाना आता हो, अलग अलग तरह की डिशेस बना करके मुझे खिलाए, मेरे काम को समझे। मैं सुबह ऑफिस जाऊं तो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए, शाम को मैं जब घर लौटूं तो एक कोने में खड़ी खड़ी मेरा इंतजार करती हो, जो मुझे समझ सके। इन शॉर्ट दया भाभी, मैं जिस लड़की को पसंद करूंगा ना, उसमें सारे गुण होंगे, सर्वगुण संपन्न। ओह सो स्वीट। तो पोपट भाई, हम सब यहाँ पे यही प्रे करेंगे कि आपको आपकी मनपसंद लड़की जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू। You're welcome। आप सब लोग मेरे लिए दिल से प्रार्थना करना। हाँ हाँ बिल्कुल। और सुनो तुम, ब्रेकिंग न्यूज, मेरे लिए कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। हाँ, तो मैं भी कोई करने वाली नहीं हूँ तुम्हारे लिए कोई ब्रेवरे। कुछ भी बोलता है। दया भाभी, आप भी क्या कभी भी कहीं पे भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर देते हो? कहाँ मैं और कहाँ वो पत्रकार पोपटलाल। रीटा, मेरी गलती हो गई, क्या करूँ अब? सॉरी। इट्स ओके दया भाभी। अच्छा चलिए, मुझे काम पे जाना है, मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। चलो चलो खेलते हैं, चलो ना। हाँ चलो भाभी, चलिए ना। क्या ये? अरे सेठ जी, आपने र पे छोड़ा ना, चश्मे बद्दूर, तो आपका र मैंने लिया और मैंने रमैया वस्ता वैया यह छोड़ा, आपको यह दिया।
ये पे गाइए। ये क्या अंताक्षरी चालू कर दी आपने? मैंने कहा शुरू की है, आपने शुरू की है। पहला गाना आपने गाया था। भाई वो तो आज सुबह से पुराने गाने याद आ रहे थे तो ऐसे ही गुनगुना रहा था। वेरी गुड सेठ जी, गुनगुनाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जीवन में संगीत तो होना ही चाहिए। लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट ओनली। ऑल्सो चलिए ये पे गाइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2। ठीक है, रहने दीजिए, आपके बदले मैं ही गाना गा लेता हूँ। हेलो, बोल दे। आपको पता है मेहता साहब की एक फैन है और उसने आज उनको पेन भेजा है। हाँ पता है। अरे सुनिए तो सही, उस फैन का आज फोन आया था और वो लड़की है, लड़की। अच्छा? और पता है जब अंजलि भाभी ने उसका नाम पूछा तो उसने फटाक से फोन रख दिया। क्या बात कर रही है? हाँ, आपको क्या लगता है कौन हो सकती है वो लड़की? मुझे कैसे पता? अरे हाँ, वो भी है। चलो और कुछ? हम लोग आज क्लब हाउस में थे ना, तो वहाँ पर बहुत बड़ा जबरदस्त झगड़ा हो गया। झगड़ा? किसका झगड़ा हो गया? वो क्या है, हम सब लेडीज क्लब हाउस में थे और तब पोपट भाई बबीता जी को अपने घर की चाबी देने के लिए वहाँ पर आया। तो बातों बातों में पोपट भाई की शादी की बात निकली और तभी रीटा दी भी वहाँ पर आ गई। तो मैंने भोले मन से कहा कि आप और रीटा शादी कर लो। उसमें तो बाप रे, मैं क्या बताऊं, पूरा क्लब हाउस दोनों ने सर पर ले लिया। अरे लेकिन पोपट लाल की शादी का डोट डापण करने के लिए तुझसे किसने कहा? नहीं, किसी ने नहीं कहा। तो फिर? नहीं, मुझे बस ऐसा लगा कि पोपट भाई के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए। क्यों, तुझे क्यों ऐसा लगा? तू पोपट लाल की माँ लगती है? नहीं तो बहन लगती हूँ। और मैं ही नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी की सभी औरतें उनकी बहन जैसी है और भाई का घर बसाना हमारा फर्ज है। तो बाकी सारी बहनें हैं ना, उनको ढूंढने दे पोपट लाल के लिए लड़की, तू रहने दे। हाँ, तू अपना काम कर। अरे लेकिन? अरे क्या लेकिन? दया तो एक बात समझ, ऊंट होता है ना, ऊंट, उसके 18 अंग टेढ़े होते हैं। तो ये पोपट लाल है ना, ऊंट का बाप है, इसलिए उसके लिए लड़की ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझे? चल फोन रख। सेठ जी, आप पत्रकार पोपटलाल की शादी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। तो मेरी नजर में पोपटलाल के लिए एक औरत है। औरत? हाँ, तो इस उम्र में पोपटलाल को औरत ही मिलेगी ना, लड़की थोड़ी मिलेगी। वो भी है। कौन है वो औरत? हमारे पद्मावती भोजनालय की मालकिन पद्मा बेन। वो अभी तक कुंवारी है। फोन लगाऊं? अरे भाई छोड़ो ना, जाने दो, वो पोपटलाल ढूंढ लेगा अपने लिए लड़के। अब वो गाना कौन सा गा रहे थे? जी कहिए। मैडम ये गुलदस्ता। गुलदस्ता किसने भेजा? पता नहीं। अच्छा, थैंक यू। जी। ये गुलदस्ता किसने भेजा? अच्छा, तारक ने भेजा होगा। सुबह मैं गुस्से में थी ना, तो मुझे मनाने के लिए। तारक आप भी ना। वाह तारक, आपका भी जवाब नहीं। प्रिया प्रिय तारक, शायद तुम वह हमारे गार्डन में मिलने के पल भूल गए हो, इसलिए यह फूल भेज रही हूँ। है? शायद तुम्हें फूल देखकर गार्डन में बिताए पल याद आ जाए। I love you, प्रिया तारक। I love you. I love you तारक किसने लिखा? तारक फोन उठाओ।
तारक फोन उठाओ। तारक फोन उठाओ। प्रिय तारक वाली, एक बार पता चलने दे तू कौन है, तेरा तो कचुमा बना दूंगी। हे भगवान, तारक फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? I love you प्रिय तारक। ये किसने लिखा? प्रिय तारक, I love you। तारक, तुमने मेरे साथ धोखा किया। अब तो तुम घर पे आओ तारक, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। अंजलि, 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 खुशखबरी। अरे तुम्हें याद है वो डॉक्टर स्वाति के साथ जो मैंने किताब लिखी थी, कामयाबी कैसे? वो वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड बुक्स में आ गई है। अंजलि, अच्छा, सुबह का गुस्सा उतरा नहीं है अभी तक? क्या सूखे पत्ते की तरह चेहरा मुरझाया भाई? दुश्मनों की तबीयत नासाज है क्या? लीजिए आपके लिए फूल। ये फूल आप उसी को दीजिए जिसके साथ आप गार्डन में घूमते हैं। क्या? किसके साथ गार्डन में घूमता हूँ? क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? अच्छा, ये क्या है? ये गुलदस्ता है और क्या? ये सिर्फ गुलदस्ता नहीं है, उसके साथ ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? प्रेम पत्र है। प्रिय तारक, शायद तुम हमारे गार्डन में मिलने के वह पल भूल गए हो, इसलिए यह फूल भेज रही हूँ। शायद तुम्हें वह गार्डन में बिताए पल याद आ जाए। I love you। कौन कर रहा है ये सब मजाक अंजलि? ओह, तो ये मजाक है। मजाक ही तो है। अच्छा, सुबह पेन के साथ बॉक्स में I love you लिख कर आता है, ये मजाक है। दोपहर को एक लड़की फोन करके मुझसे पूछती है कि तारक कहाँ है। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने फोन काट दिया, ये मजाक है। और अभी इस प्रेम पत्र के साथ फूल का आना, ये भी एक मजाक है। मजाक नहीं है तो और क्या है अंजलि? अच्छा, तो ये सब मजाक है तारक? हाँ अंजलि, तुम भी समझने की कोशिश करो। चलो, किसी ने पेन भेज दिया होगा, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कोई फोन आता है तो तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए ना, बताना चाहिए ना। मैंने आपको दिन में कितनी बार फोन किए, पर अब आप मेरा फोन क्यों उठाएंगे? तुमने फोन किया? ओ यार, 20 मिस्ड कॉल्स। ओ हाँ, मेरी मीटिंग थी तो मैंने फोन साइलेंट पे कर दिया था, तो इसलिए निगाह में ही नहीं आया और सुनाई भी नहीं दिया ना। यू नो, देखो देखो साइलेंट पे। डियर तारक, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ। I love you। आपके सेल फोन पे एक मैसेज आता है कि मैं आपसे मिलने आपके घर आ रही हूँ। आई लव यू। अगर आप अविवाहित हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर आप विवाहित हैं और नहीं जानते कि मैसेज किसने भेजा है तो बहुत सारे तूफान आ सकते हैं। और उन्हीं तूफानों से आपके अपने प्रिय तारक मेहता इस वक्त घिरे हुए हैं, क्योंकि एक मैसेज आता है मेरे फोन पे कि वो मिलने मुझसे घर आ रही है। कौन है वो? मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि आखिर ये है कौन। वो लड़की कौन होगी जिसने गिफ्ट में एक पेन भेजा? वो लड़की कौन होगी जिसने गुलदस्ता भेजा? वो लड़की कौन होगी जिसने फोन करके पूछा कि तारक कहाँ है? वो लड़की कौन होगी जिसने आई लव यू कहा और ये भी कहा कि मिलने घर आ रही है? अब सोचिए तो, जब आप विवाहित जीवन में इस स्थिति का सामना करते हैं तो फिर कोई और स्थिति का सामना करने के लायक नहीं रहते। एक पत्नी के लिए इतना बहुत होता है कि पराई स्त्री उसके पति के जीवन में आ जाए। पत्नी अपनी उम्र से ज्यादा दिखना बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पराई स्त्री की बात कभी बर्दाश्त नहीं करती। और इस वक्त तारक मेहता के घर में, यानी कि मेरे अपने घर में, स्थिति बिल्कुल बाढ़ जैसी है। एक ऐसी बाढ़ जिसको कंट्रोल सरकार भी नहीं कर सकती। मेरी मदद आखिर कौन करेगा? क्योंकि हर कोई ये जानने को बेताब है कि लड़की कौन है, और मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे मालूम
मालूम है कि इस वक्त मेरा घर अंजलि ने रौद्र रूप धारण करके कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह बना दिया है। जब आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा, लेकिन एक बात तय है, इसमें घायल होंगे सिर्फ तारक मेहता यानी कि मैं। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये है कौन, क्या करने वाली है ये लड़की। मैं अपने दोस्त जेठालाल का फायर ब्रिगेड बन के जाता हूं उनकी मुसीबत दूर करने के लिए, लेकिन मेरी मुसीबत कौन दूर करेगा? आखिर कौन है मेरा फायर ब्रिगेड? प्रश्न ये नहीं है कि कौन है मेरा फायर ब्रिगेड, प्रश्न ये है कि ये लड़की कौन है, कौन आ रही है जिंदगी में आग लगाने के लिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा ठहाकों के साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.